ये सुसाइड का किस्सा सुनाया था, तब ध्रुव को लग रहा था कि इंसान कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है और कितना निर्दयी हो सकता है। लेकिन किसी इंसान के मृत शरीर को इतनी हैवानियत से रखना, ये ध्रुव ने नहीं सोचा था। ध्रुव यशिका को देखकर जम सा गया था। ध्रुव हिल भी नहीं पा रहा था। ध्रुव ने ध्यान से यशिका को देखा। यशिका न जाने कितने सालों से इस डब्बे में बंद थी, लेकिन उसके बाद भी यशिका का शरीर ठीक था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किंजल के साथ हुआ था। यशिका का शरीर ठीक था, लेकिन यशिका की स्किन सूख चुकी थी और यशिका बहुत कमजोर हो चुकी थी। यशिका की हड्डियां नजर आ रही थी। यशिका ने जो लाल ड्रेस पहनी थी, वो बिल्कुल नई जैसी थी। इतने सालों में उस ड्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। यशिका इतने सालों बाद भी खूबसूरत लग रही थी। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो यशिका के शरीर में लगी हुई कीलों का क्या करेगा। ध्रुव ने ओजस से पूछा, ये किस तरह का काला जादू है? शरीर में कीले लगा देना, इससे क्या होगा? ओजस ने ध्रुव से कहा, ये कीले दरअसल शरीर में नहीं लगाई गई हैं। ध्रुव ने चौंकते हुए ओजस से पूछा, क्या मतलब है? साफ नजर आ रहा है ओजस। ओजस ने कहा, ये कीले यशिका के शरीर में नहीं लगाई गई हैं। ये कीले यशिका की आत्मा में लगाई गई हैं। इन कीलों की वजह से यशिका की आत्मा इस बक्से में ही कैद हो गई है और उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं बची है। ओजस की बातें सुनकर ध्रुव और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। पहले ध्रुव को पता चला कि यशिका ने सुसाइड किया है। फिर तरुण ने आकर कहा कि यशिका को जानता है और उसी ने यशिका की अस्थियां यहाँ दफनाई थी, लेकिन अस्थियों की जगह यहाँ यशिका का शरीर था। तरुण एक डॉक्टर है, वो तंत्र विद्या के बारे में कैसे जानता है? ध्रुव के दिमाग में काफी सारे सवाल थे। ध्रुव कड़ियां जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यशिका की मौत कैसे हुई। ध्रुव ये सोच रहा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ध्रुव और ओजस ने देखा कि आसमान में एक बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से बिजलियां बाहर आ रही हैं। ध्रुव ये देखकर बहुत घबरा गया। ध्रुव ने सोचा, अगर इस पहाड़ पर आग लग गई तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ध्रुव ने ओजस से पूछा, ओजस, ये क्या हो रहा है? ओजस के चेहरे का रंग भी गायब था। ओजस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद आसमान में इतना बड़ा छेद देखकर डर गया है, और ये सच भी था। ओजस ने ध्रुव से कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस इतना पता है कि मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये जो कोई भी है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ध्रुव ने ओजस से पूछा, ये यशिका की समाधि की वजह से हो रहा है क्या? ओजस ने कहा, हाँ, जिसने भी यशिका की आत्मा कैद की है वो बहुत शक्तिशाली है, शायद मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि इस जगह पर किसी को दफनाना किसी आम तांत्रिक का काम नहीं हो सकता। सालों पहले जब ध्रुव चौरंगा से चला गया था, उसके बाद ही विभाषा में हादसा हुआ था, पर उस समय चौरंगा के आसपास अत्युच्चारण के अलावा कोई भी तंत्र विद्या नहीं जानता था। ध्रुव ने ओजस से कहा, ये जरूर किसी बाहर वाले का काम है। ओजस ने कहा, हाँ, हो सकता है, पर ये जो भी है वो विभाषा और उसके लोगों का दुश्मन ही था। तुम्हें ये जगह अजीब नहीं लग रही? ध्रुव ने कहा, हाँ, लग तो रही है। यशिका की समाधि जिस जगह पर थी, वहां से पूरा विभाषा गांव दिख रहा था। आसमान में चमक रही बिजली से ऐसा लग रहा था मानो रात में दिन हो गया हो। उस बिजली की रोशनी बहुत तेज थी। ओजस ने ध्रुव से कहा, विभाषा गांव बहुत अच्छी जगह पर बना हुआ है, पर यहाँ इतने लोगों की मौत होने की वजह से गांव में नेगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ गई है। ध्रुव ने ओजस से कहा, हम इस रोशनी का क्या करेंगे? अगर बिजली गिरने से यहाँ आग लग गई तो हम बच नहीं पाएंगे।
ओजस ने ध्रुव की बात का जवाब नहीं दिया। ओजस ने अपने बैग से कुछ दिए निकाले और यशिका के चारों ओर दिए का एक घेरा बना दिया। ओजस उस घेरे के बाहर बैठ गया। ओजस के हाथ में कपूर की गोली थी। ओजस ने आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया। थोड़ी ही देर में ओजस की हथेली पर रखा कपूर चल उठा। ये देखकर ध्रुव को अपना बचपन याद आ गया। जब ध्रुव 8 साल का था तब ओजस और अच्युतचारण ने ध्रुव को डायन से बचाने के लिए ऐसी ही किसी विधि का प्रयोग किया था। ओजस अपने हाथ में कपूर लिए बैठा रहा और मंत्र जाप करता रहा। एक के बाद एक यशिका के चारों ओर रखे दिए जलने लगे, पर तेज हवा से उन दियों की लौ कमजोर हो रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे ओजस उन दियों से बात कर रहा हो। दिए की लौ कमजोर थी, लेकिन हवा के तेज झोंकों से लड़ रही थी और जल रही थी। ओजस का चेहरा धीरे धीरे बहुत परेशान होता जा रहा था। ओजस के माथे पर पसीना था और ओजस के हाथ भी कांप रहे थे। अचानक से यशिका के चारों ओर रखे दियों की आग तेज हो गई और वो आसमान से जल रही बिजली से लड़ने लगी। थोड़ी देर बाद जब आसमान की बिजली कम हुई तो एक दूसरी परेशानी सामने आ गई। हवाएं इतनी तेज हो गई कि ओजस के सभी दिए बुझ गए और बारिश का पानी गुफा में आने लगा। यशिका का शरीर पूरी तरह भीग गया था। ओजस ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ध्रुव यशिका को पानी से बचा रहा है। ध्रुव की सभी कोशिशें बेकार थीं और यशिका पूरी तरह भीग चुकी थी। ओजस ने ध्रुव से कहा, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। विभाषा में जो कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमें फंसाया गया है ध्रुव। ध्रुव ने ओजस से कहा, क्यों, क्या हुआ? आप तो शांत हो चुकी है ना अब तो, और तुम क्या कह रहे हो? किसने फंसाया है हमें? कहाँ फंसाया है? ओजस ने ध्रुव से कहा, मैं यहाँ कुछ नहीं बता सकता। हमें पहाड़ से नीचे उतरना होगा। ये बात करने के लिए सही जगह नहीं है। जल्दी चलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ध्रुव ने ओजस की बात सुनकर यशिका की तरफ देखा। ध्रुव ने ओजस से कहा, मैं यशिका को इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमें कुछ करना होगा। ओजस ने यशिका को देखा और ध्रुव से कहा, ठीक है। ओजस ने यशिका के शरीर से कीड़े निकाल दी। ये देखकर ध्रुव काफी ज्यादा चौंक गया। ध्रुव ने ओजस से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ओजस ने ध्रुव से गुस्से से कहा, वो मर चुकी है ध्रुव। उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब चुप रहो और मुझे मेरा काम करने दो, वरना मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ध्रुव ओजस की बात से चिढ़कर चुपचाप खड़ा हो गया। ध्रुव को हाथ बांधे खड़ा देखकर ओजस ने ध्रुव से कहा, अरे खड़े क्या हो, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। ध्रुव और ओजस ने यशिका के शरीर को बक्से के ढक्कन से उठाकर लोहे के बक्से में रख दिया और उस बक्से को वापस बंद कर दिया। ओजस ने बक्से पर से सारी चीजें हटा ली और अपना एक ताबीज टांग दिया। ओजस ने जाने से पहले उस बक्से के पास कुछ मंत्र पढ़े। ओजस और ध्रुव ने बक्से को वापस जमीन में दफना दिया और वो दोनों गुफा से निकल गए। ध्रुव और ओजस उसी रास्ते से नीचे उतर रहे थे जिससे तरुण ध्रुव को ऊपर लेकर आया था। ओजस बहुत जल्दी में था। जल्दी ही ओजस और ध्रुव लगभग पहाड़ से नीचे आ गए। ओजस ध्रुव के आगे भाग रहा था कि तभी ओजस अचानक रुक गया और ध्रुव ओजस से टकरा गया। ध्रुव जमीन पर गिर गया। ध्रुव ने अपनी नाक रगड़ते हुए ओजस से पूछा, अब क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गए? ओजस ने ध्रुव से कहा, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। हम गलत तो नहीं आ गए? बारिश तेज थी, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने देखा कि वो दोनों इस समय गांव के बाहर वाले स्मारक पर खड़े हैं, लेकिन गांव अब भी बहुत दूर है। जिस रास्ते से तरुण ध्रुव को ऊपर लेकर गया था, ध्रुव और ओजस उसी रास्ते से नीचे आए थे। उसके बाद भी अभी तक वो गांव नहीं पहुंचे थे। ध्रुव ने ओजस
ओजस से कहा, इस स्मारक से तो गांव बहुत पास होना चाहिए, यहाँ कुछ दिख क्यों नहीं रहा? कहीं ये कोई नई परेशानी तो नहीं आ गई? ओजस ने कहा, ये तो आगे जाने के बाद ही पता चलेगा। ध्रुव और ओजस के पास अब ना तो दिव्य अगरबत्ती बची थी और ना ही अपनी मोमबत्ती। ध्रुव और ओजस के पास खतरों का पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह बस अपने अंदाजे पर आगे बढ़ रहे थे। गांव तो चलकर खंडहर में बदल गया था। कोई भी घर ऐसा नहीं था जो ध्रुव और ओजस को बारिश से बचा सके। ध्रुव और ओजस थोड़ा आगे तक भागने के बाद गांव के मेन रोड पर आ चुके थे। ध्रुव की सांस फूल रही थी। अचानक ओजस और ध्रुव रुक गए। बारिश की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ध्रुव और ओजस को अपने सामने एक परछाई नजर आ रही थी। वो परछाई ध्रुव और ओजस की तरफ बढ़ रही थी और उस परछाई के कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। तो ये किसकी परछाई थी? कहीं ओजस पहाड़ पर इसी खतरे की बात तो नहीं कर रहा था? विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी ओजस और ध्रुव उस परछाई को देख पा रहे थे। इसका मतलब वो परछाई उन दोनों से ज्यादा दूर नहीं थी। ध्रुव और ओजस दो लोग थे, पर फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ध्रुव और ओजस ने एक साथ कदम पीछे लिए। ध्रुव और ओजस के पीछे हटते ही परछाई आगे आने लगी। ये देखकर ओजस और ध्रुव रुक गए तो वो परछाई भी रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई ध्रुव और ओजस को ऑब्जर्व कर रही हो। ध्रुव को लगा कि शायद वो परछाई ध्रुव और ओजस के पहले वार करने का इंतजार कर रही हो। थोड़ी देर इस तरह आगे पीछे चलकर ध्रुव और ओजस उस परछाई से काफी करीब आ चुके थे। वो परछाई काफी अजीब सी लग रही थी, पर अब भी वो परछाई किसकी थी ये पता नहीं चल रहा था। ध्रुव उस परछाई को देखकर केवल इतना बता सकता था कि ये किसी आदमी की परछाई है। वो आदमी कुछ 25-30 साल का लग रहा था। वो आदमी ध्रुव और ओजस से काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। करीब आकर ध्रुव को समझ आया कि वो परछाई अजीब इसलिए लग रही थी क्योंकि उस आदमी ने एक बूढ़ी सी औरत को अपनी पीठ पर उठा रखा था। वो औरत भी काफी पतली सी थी। केवल एक हड्डी का ढांचा थी जिस पर मुश्किल से थोड़ी त्वचा बची थी। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आदमी को जानता है, लेकिन वो पक्का नहीं कह सकता था क्योंकि अब तक ध्रुव ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा था। ध्रुव याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस आदमी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मुस्कुराहट की आवाज ध्रुव और ओजस सुन सकते थे और वो आवाज ध्रुव और ओजस को बहुत डरा रही थी। वो आवाज भयानक थी। ध्रुव और ओजस ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों घबराए लग रहे थे। उस आदमी ने शैतानी आंखों से ध्रुव को देखा और कहा, तुमने पहले भी मेरा काम बिगाड़ दिया था। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था और अब फिर से तुम मेरे काम में टांग अड़ाने आ गए। पहली बार तो तुम बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। ध्रुव सोच रहा था कि आखिर कौन था वो आदमी और ध्रुव ने इसका क्या काम बिगाड़ा था। कहीं विभाषा गांव में हुए हादसे के पीछे किसी आदमी का तो हाथ नहीं था। कहीं ये वही आदमी तो नहीं था जिसने ध्रुव और ओजस को पूरे जाल में फंसाया था। ध्रुव ने ओजस की तरफ देखा जो कि पहले से ध्रुव को घूर रहा था। अब कैसे बचेगा ध्रुव इस मुसीबत से? जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तू कल आना, सिर्फ